नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एसी बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चे, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, क्रेस्ट वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। इसके फार्मूले आपने कई किताबों में पढ़े होंगे, ऑलरेडी आपको पता भी होंगे, बट हम ये जो वैल्यूज होती हैं, आरएमएस वैल्यू हमारी जो होती है, या फिर हम एवरेज वैल्यू जो हमारी होती है, इनको हम कैलकुलेट करते ही क्यों हैं? इनकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें कैलकुलेट करने की? या फॉर्म फैक्टर हमें याद रखने की जरूरत क्या है? तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके माइंड में ये बैठ सके कि इसकी जो नेसेसिटी है एसी सर्किट्स के लिए वो क्या है, ताकि थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है आरएमएस वैल्यू के ऊपर, तो वो भी आप सॉल्व कर सकें। सिर्फ फार्मूले रट लेने से ही हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। ओके, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ईएमएफ इक्वेशन। पहले तो ये बनती ही क्यों है? जो ईएमएफ इक्वेशन होती है ना, वीएम साइन ओमेगा टी वाली, इसका मतलब क्या है बच्चे? क्यों बनती है और यहाँ से कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं? अगर ये दी गई हो हमें, इसकी पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती हैं? उसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइम पीरियड कैलकुलेशंस। एक साइकिल अगर हमें कोई वेव दी गई है, उसका एक साइकिल कितने टाइम पीरियड, कितने मिलीसेकंड में उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, जब 1/5 टाइम, जो 1/2 साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है? वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट हम बच्चे, ये जो हमने सारे टॉपिक किए हैं, ये वाले जितने भी हम टॉपिक कांसेप्ट समझेंगे, उसके ऊपर हम एमसीक्यूज लेंगे। जो बीके मेहता का जो फर्स्ट चैप्टर है एसी सर्किट्स का, उसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, 15 से लेके 20 क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके कांसेप्ट्स को आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर अप्लाई करना आ जाए। क्लियर हुई बच्चे मेरी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पूरे की पूरी एसी सर्किट्स, पूरे का पूरा उसको टॉपिक वाइज़ उसको वीडियोज़ बना के विदिन वीक मैं पूरे का पूरा आपको टाइम टू टाइम इसमें करवाऊँगा, ताकि आपकी किसी भी बुक में कोई भी आपका डाउट क्लियर होने से ना रह जाए। ठीक है बच्चे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको सीखना है बच्चे एसी सर्किट्स के बारे में। ये जो वेव आपको दिख रही है, इस वेव के बारे में आप अच्छे तरीके से सीख लो। यहाँ पे ये जो वेव है, ये एसी की वेव है। इस तरीके से आपको एसी सप्लाई हमारी फ्लो होती है। तो एक ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें एसी के जो बेसिक्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं कि ये वेव क्या होती है, सारी साइकिल क्या होता है, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले वो देखिए बच्चे, इसके उसके बिना इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वेव है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता है कि साइकिल, ये पूरे का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है ये पूरे का पूरा एक साइकिल है। तो एसी बच्चे क्या होता है? एसी में हमने उस दिन भी कहा था कि कोई भी पोलैरिटी है हमारी, जो पोलैरिटी हमारी फिक्स नहीं होती, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी हमारी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मान लीजिए, देखो इस टाइम पीरियड पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इस टाइम पीरियड पे हमें अगर ये वेव वोल्टेज की है, तो इस टाइम पे हमें जो वैल्यू मिल रही है बच्चे, वो मिल रही है हमें 40 वोल्ट। अगर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे इस पीरियड पे, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे? 80 वोल्ट। ये देखो 80 वोल्ट। उसके बाद 120 वोल्ट, 160 वोल्ट, ठीक है? उसके बाद फिर 120 वोल्ट। तो बच्चे हम किस वैल्यू को माने कि हम, अगर हमें शो करना हो कि जो हमारे घर पे सप्लाई आ रही है, या एसी सप्लाई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड हम शो कैसे करें बच्चे? मैग्नीट्यूड जो होता है उसका, उसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वो किस तरीके से हम फाइंड करें? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कभी हमारी वोल्टेज 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 120 है, कभी 160 है। तो किस वैल्यू को बोलें? क्योंकि डीसी में तो पक्का था, डीसी में तो पक्का था कि आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी फिक्स रहती थी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो एम्पलीट्यूड है, जहाँ आपका मैग्नीट्यूड, अगर वो 30 वोल्ट है, तो आंसर आपका, मतलब वो जो सप्लाई है वो 30 वोल्ट की ही होगी। अब ऐसी सप्लाई को जो कभी सेम ही नहीं रहती, कभी वो हर वक़्त चेंज होती रहती है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी वो चेंज हो जाती है अगर, तो उस सप्लाई की किस चीज़ को मानेंगे? ये जो साइकिल का मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट साइकिल जब आपका बनेगा, तो वो भी पक्की बात है, भी इसमें भी सिमेट्री होती है, हर साइकिल में सिमेट्री होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगले साइकिल का जो मैक्सिमम पीरियड है, ये भी आपका सेम रहेगा। तो एक बात अब यहाँ यहाँ से हमें पता चल गई कि किसी भी एसी सर्किट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हर साइकिल की, वो सेम रहती है। ठीक है? तो इट मीन्स हम, हमारे पास अब एक पॉइंट हो गया कि मैं किसी भी वेव की मैक्सिमम वैल्यू बता के कुछ हिंट दे सकता हूँ अपनी वेव के बारे में, कि वो वेव कितनी मैक्सिमम जा रही है। क्लियर? दूसरी चीज़ बच्चे, अब इस ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है,
ये आपको पता है कितने डिग्री पे होती है बच्चे? ये 90 डिग्री पे होती है ना, साइन का 90 जो साइन 90 होता है आपका। क्योंकि आपको उस दिन भी बताया था कि वेव का ये वाला जो होता है जहाँ पे 180 डिग्री बनती है हमारी, यहाँ पे हमारा बनता है 360 डिग्री, ओके? और यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे बताऊँ तो ये वाली जो नेगेटिव मेरी मैक्सिमम जाती है वो जाती है मेरी 270 पे, ओके बच्चे? ठीक है, तो ये 270 डिग्री पे होती है, ठीक है? अब जो आपकी 90 पे मैक्सिमम जाएगी उसके बाद मैक्सिमम कहाँ जाएगी? 270 पे। 270 पे भी आपकी मैक्सिमम होगी बट तब आपको -160 वोल्ट मिलेगा, -160 वोल्ट होगा तब। नेगेटिव में साइकिल मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। ओके, तो अब ये जो हमारी वैल्यू होती है, इस वैल्यू के 1-2 नाम और हैं। इस वैल्यू को एक तो आपको बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है बच्चे। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं कि या तो इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू भी इसी का नाम है बच्चे। या क्रेस्ट, क्रेस्ट होती है आपकी क्लिफ, क्रेस्ट होता है किसी पहाड़ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट वैल्यू भी इसी का नाम है बच्चे, क्रेस्ट वैल्यू। ये आपकी क्रेस्ट वैल्यू भी है। और लास्ट इसका नाम है बच्चे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है हमारा कि किसी भी वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो कहीं भी आपसे ये पूछ ले वो कि एम्पलीट्यूड आपका क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्रेस्ट वैल्यू क्या है, तो वो बच्चे सारी सेम होती है। तो आप ध्यान रख लो, यहां से आप बच्चे ध्यान रखना कि ये तीनों वैल्यू आपस में ये सेम होती हैं। आप इनको बच्चे नोट कर लो, कॉपी पेन पे नोट कर लो। मैक्सिमम वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू या एम्पलीट्यूड, ये एक ही वैल्यू के नाम है। ओके, अब इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है वो है बच्चे हमारी आरएमएस वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये आरएमएस वैल्यू होती क्या है और इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब हम ऑलरेडी जो सप्लाई पहले बनी थी बच्चे वो थे डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई की जो इन्वेंशन है वो डीसी के बाद हुई। तो एसी सप्लाई जब बनी तो हमें कंपेयर करना था ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारी डीसी सप्लाई थी उससे उसे कंपेयर करना था। तो हम कंपेयर करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो। यहाँ पे था हमारे पास 1 लीटर पानी, उसको बच्चे हमने 10 वोल्ट जब डीसी सप्लाई, यहाँ पे देखो डीसी सप्लाई है ना, तो डीसी सप्लाई जब हमने 10 वोल्ट दी तो 1 लीटर पानी को बॉयल होने के लिए बच्चे लगे हमारे 5 मिनट। ओके, चाहे 10 वोल्ट कह लो चाहे 10 एम्पियर करंट मान लो, चलो आप 10 एम्पियर करंट 5 मिनट में पानी को उबाल रहा था। तो यहाँ पे जो हमने सप्लाई ली बच्चे, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी थी, अभी अभी तो हमने मैक्सिमम के अकॉर्डिंग ही अपने एसी सप्लाई को रीड किया है ना, उसे पढ़ा है, जाना है उसे। तो जब हमने 10 एम्पियर करंट दिया बच्चे, तब ये जो पानी था इसको बॉयल होने में 5 से ज्यादा मिनट लगे, 7 मिनट या 7.5 मिनट लगे। तो यहाँ से एक बात पक्की थी कि एसी सप्लाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उतना काम नहीं कर रही जितनी हमारी डीसी सप्लाई कर रही थी। जब हमने इस 10 एम्पीयर करंट को बच्चे 11 एम्पीयर किया तब भी नहीं हमारी बात बनी। जब 12 एम्पीयर किया तब भी नहीं बात बनी। जब हमने इसको 14.14 एम्पीयर किया तब जाके इसने इस पानी को 5 मिनट में गर्म किया बच्चे। तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा एसी की 14.14 एम्पीयर जो करंट है वो उसमें हीट पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो डीसी के 10 वोल्ट के बराबर है। तो हमने यहां से सोचा तो हम इस वोल्ट को या इस एम्पेयर को हम 14.14 क्यों कहें? क्यों? काम तो ये सिर्फ 10 एम्पेयर का कर रहा है। तो इस यहां से जो रिलेशन आया बच्चे हमारा कि 10 डिवाइड बाय जब हमने 14 करके देखा, तो हमने देखा कि ये हमारी सिर्फ 70.07% ही सप्लाई है जो हमारी डीसी के कुल काम करती है। तो यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया बच्चे कि जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, वो सिर्फ 70% होती है किसकी? मैक्सिमम वैल्यू की। अब आरएमएस वैल्यू क्या हुई? आरएमएस वैल्यू एसी मैक्सिमम करंट की वो वैल्यू है जहां पे हमारा सेम हीट पैदा होती है जो हीट हमारी डीसी में पैदा होती है। मींस अगर मैं 14.14 तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी आरएमएस, अच्छा आरएमएस वैल्यू, अब आरएमएस वैल्यू का फार्मूला जो हमारा बना बच्चे यहाँ पे, ये डीसी का नहीं है, डीसी तो खत्म हो गया। अच्छा, ये जो हम लिखने जा रहे हैं एसी में होती है बच्चे आरएमएस वैल्यू, डीसी में कोई आरएमएस वैल्यू नहीं होती। तो आरएमएस वैल्यू का जहां से जो हमारा फार्मूला बना बच्चे, वो है कि मैक्सिमम वैल्यू का जो हमारी मैक्सिमम, चाहे वोल्टेज कह लो चाहे करंट कह लो, मैक्सिमम वैल्यू का 70% जो हिस्सा है हमारा, 70% वही हमारी आरएमएस वैल्यू है। जहां पर यहां से एक जो फार्मूला बना बच्चे, जब हम वीएम को बच्चे डिवाइड कर देंगे √2 से, तब हमारे पास आ जाएगी आरएमएस वैल्यू।
तो यहां से आप फार्मूला नोट कर लो बच्चे। आरएमएस वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है बच्चे मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। अब मैक्सिमम चाहे यहाँ पे आप करंट लिख लो चाहे आप वोल्टेज लिख लो। इसको आसान करने के लिए हम इसको V के नीचे पैर में हम मैक्स लिख देते हैं बच्चे, मैक्स VM बटे √2। तो अगर हमें आरएमएस वैल्यू से इसके पैर में आरएमएस को आसान करने के लिए इसके पैर में लिखते हैं V आरएमएस। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो बच्चे आरएमएस से तो वो क्या हो जाएगा, इस √2 को इस साइड लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला हुआ बच्चे वो क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई बाय V आरएमएस। यहीं पे हम दूसरा फार्मूला लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो फार्मूले बने कि V आरएमएस इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय √2। यहाँ फिर आरएमएस करंट जो हमारा होता है मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2। उसी तरीके से हमारा जो अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से करंट अगर मैक्सिमम निकालना हो तो आरएमएस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो आरएमएस वैल्यू हमारी बच्चे कितनी होगी, 0.707 ऑफ VM। तो ये 707 कहां से आ गया हमारा, ये आया 1, क्योंकि इसका फार्मूला था 1/√2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू। तो 1/√2 की जो हमारी वैल्यू होती है बच्चे वो 0.707 होती है। तो आप सीधा 0.707 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे क्या, आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बच्चे बात। इसके बाद चलते हैं हम अपनी एवरेज वैल्यू की तरफ। एवरेज वैल्यू का सबसे पहले तो हम फार्मूला देखेंगे बच्चे कि अगर हमें पता करना है कि वी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम पाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो हमें लेनी है वो 3.14 लेनी है, ये वैल्यू लेनी है हमें पाई की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 2/पाई की वैल्यू देखें कि कितनी होती है, वो होती है बच्चे, तो वो होती है बच्चे 0.637। मींस बच्चे अगर हम परसेंटेज में देखें तो 63.7% हिस्सा हमारा एवरेज वैल्यू होगी मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंगली। अब ये होती क्या है बच्चे, जिस तरीके से एसी और डीसी को कंपेयर करते वक्त आरएमएस वैल्यू हीट पैदा करती थी, अगर हम देखें कि चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज हमारा होता है जो, वो एसी और डीसी में कंपैरिजन करने वक्त कितनी वैल्यू पे हमारा सेम होता है। इसका मतलब समझते हैं बच्चे कि मान लो अगर डीसी में 6.37 एम्पेयर करंट किसी पर्टिकुलर चार्ज को फ्लो करता है, क्यू कूलम चार्ज को फ्लो करता है, तो एसी में वही चार्ज फ्लो करने के लिए हमें कम से कम 10 एम्पेयर करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, वो चार्ज फ्लो करवाने के लिए, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो डीसी की जो हमारी तीव्रता होती है वो, डीसी की जो तीव्रता होती है वो हमारी ज्यादा होती है, एसी की कम होती है। क्योंकि बच्चे एसी में ये जो हमारी वेव है ना, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वक्त इतना ही काम करेगी मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो उसका जो 70% हिस्सा होगा, यहाँ पे 70% हिस्सा होगा ये हीट के लिए, और 63 पॉइंट जो हमारा 63.7 हिस्सा होगा ये चार्ज के लिए। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तीनों वैल्यूज को, सबसे बड़ी वैल्यू आती है हमारी बच्चे पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं दो फार्मूले यहीं से बनाऊंगा बच्चे, याद करने का तरीका देखना आप। और दूसरी, अगर इसको हम माने कि ये वैल्यू हमारी 100% है, 100% है, तो दूसरे नंबर पे हमारी वैल्यू आती है बच्चे कौन सी, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इससे कम होती है ना, तो वो कितने परसेंट होती है बच्चे, वो होती है हमारी 70.7%। और तीसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है बच्चे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू हमारी कितने परसेंट हुई, सिर्फ 63.7%। तो इसको अगर हम आई की वैल्यू में लिखें, इसको आई एम लिख सकते हैं ना मैक्सिमम, और इसको लिख सकते हैं आई आरएमएस, और इसको लिख सकते हैं आई एवरेज, ए वी जी। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो ये तो पता चलेगा सबसे बड़ी वैल्यू पी की वैल्यू होती है, उससे छोटी आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू सबसे कम होती है हमारी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो अगर हम बच्चे आई एम डिवाइड बाय आरएमएस कर दें, तब हमारा इस ये जो रेशो होती है हमारी इस दोनों की, इन दोनों की ये जो रेशो होगी, इन दोनों की रेशो को, क्योंकि मैक्सिमम है ना, या फिर कह लो ये क्या है, कौन सी वैल्यू, ये पी की वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू को बोला जाता है रेशो को पीक फैक्टर। तो अगर पीक फैक्टर की आपको पता, अगर आपसे पीक फैक्टर के बारे में पूछा गया हो, तो पीक फैक्टर इट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम करंट या फिर मैक्सिमम वोल्टेज टू द आरएमएस वैल्यू या आरएमएस करंट।
ठीक है बच्चे। अगर हम आरएमएस वैल्यू को एवरेज वैल्यू से कैलकुलेशन करें, यहाँ पे इसको अगर हम आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू करें, तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे, ये आएगी बच्चे हमारी फॉर्म फैक्टर। इसको इस फैक्टर को बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। अब थोड़ी सी मैं आपको, अच्छा, ये वैल्यूज जो हमारी होती हैं पीक वैल्यू और आपके फॉर्म फैक्टर, ये एसी के लिए फिक्स होता है। किस तरीके से वो देखिए, अगर हमें पीक फैक्टर निकालना हो तो कि पीक फैक्टर को कैसे ड्राइव किया जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है। बस डेरिवेशन क्या है, कैलकुलेशन है। देखो, इसका फार्मूला तो आपको पता है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को हम लिखते हैं कैसे, आई एम से डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू को लिखते हैं बच्चे आई एम डिवाइड बाय क्या, √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हमारा 1 लगा, इसको हम ऊपर लेके गए, तो हमारा आ जाएगा आई एम मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय आई एम। तो बच्चे यहां से आई एम आपका कट जाएगा, हमारी वैल्यू रह जाएगी बच्चे √2 मींस 1.414। तो पीक फैक्टर एसी के लिए हमारा होता है 1.414। अगर याद हो गया ठीक है, देख, अदरवाइज इसको रट्टा मार लो कि पीक फैक्टर आपका क्या होता है। दूसरा अब हम निकालेंगे बच्चे फॉर्म फैक्टर, कि फॉर्म फैक्टर एसी के लिए कितना होगा। फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला था वो था बच्चे आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, आई एम डिवाइड बाय √2, उसके डिवाइड में आएगा एवरेज वैल्यू के लिए 2IM डिवाइड बाय, हाँ जी, पाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, वो हमारा आ जाएगा, देखो, तो ये जो हमारी वैल्यू थी ये ऊपर चली जाएगी, पाई हमारा ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2IM। तो बच्चे हमारा IM है, जो IM से IM तो कट जाएगा सीधा, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3.14 को हम डिवाइड करेंगे 2√2 से। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी 1.111। तो फॉर्म फैक्टर हमारा होता है बच्चे 1.11। तो ये इसको याद करना है, जो फिक्स है वैल्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो बच्चे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस वेव को स्टडी करें, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारी थी यहाँ पे, ये हमारा था मैक्सिमम वैल्यू 160। अगर हम इस मैक्सिमम वैल्यू, अगर इस वेव के लिए हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करें, तो √2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 113 वोल्ट। तो 113 वोल्ट हमारी आ गई आरएमएस वैल्यू। तो वो हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, 120 से कम हमारा, यहाँ पे 113 यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये आ गया बच्चे वी आरएमएस। ये वाला पॉइंट है जो हमारा, ये आ गया बच्चे वी आरएमएस। ओके। और दूसरी चीज बच्चे आगे देखिए, अगर हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो वो आ जाएगा हमारा 101, तो मींस 100 के करीब। तो ये यहाँ पे ये है हमारी, ये जो वैल्यू है, ये हमारी है बच्चे एवरेज वैल्यू, AVG, इसके पैर में लिखेंगे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो इसने दे दी। अब एक चीज यहाँ पे और ये हमें बताती है बच्चे, ये तो हमने बात की मैग्नीट्यूड की कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा बच्चे, ये जो हमारा यहाँ से लेके ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला, ये जो एक साइकिल बना है, इसको हम बोल, इसके लिए जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं बच्चे, टाइम पीरियड। ओके। तो टाइम पीरियड अगर हमें पता हो, तो टाइम पीरियड से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि 0.04 सेकंड, अगर हमें ये दिया गया हो, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/t करके। तो इट मींस इस वेव शेप की ये जो हमारी चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी, ये जो हमारी इसकी ब्रेथ है, इससे हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी का। तो ना सिर्फ ये वेव हमें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे में बता रही है, साथ ही साथ ये हमें बता रही है कि ये जो हमारी वेव है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब जब हम इसी की बात करेंगे, इट मींस हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, हमें उसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो डीसी के टाइम तो हम सिर्फ ये लिखते थे कि 30 वोल्ट और हमारा काम खत्म हो जाता था, ना तो उसमें कोई आरएमएस एवरेज थी, ना उसमें कोई फ्रीक्वेंसी थी। तो एसी को इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो इसको लिखने के लिए बच्चे हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे, जिस इक्वेशन को बोला जाता है हमारा, यहाँ पे इक्वेशन का यूज करेंगे जिसको हम इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो उस इक्वेशन के बारे में देखते हैं बच्चे, इक्वेशन क्या कहती है। तो देखो बच्चे, ये है हमारी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की, ये दो इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस है हमारी। ये करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है हमारी वोल्टेज की। तो इन इक्वेशन की हेल्प से हम, अब हमें सब कुछ यहाँ पे पता चल सकता है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी पहला, दूसरी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, तीसरा बच्चे हमारी जो वेव है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है।
तो इट मीन्स एसी को लिखने के लिए एसी को हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि 30 वोल्ट, कि हमने लिखा 30 वोल्ट और हमारा काम खत्म हो गया। तो 30 वोल्ट लिख के हम नहीं बता सकते, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। तो इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन हमें पूरी की पूरी ये हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगी बच्चे। तो चलिए इस इक्वेशन से सीखते हैं कि मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन गिवन हो, तो हमें सीखना है कि उस इक्वेशन में ये जो हमारी आईएम, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू और आपकी एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने लगा हूँ, मान लीजिए आपके पास बच्चे, अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा है, ये टर्म है जो हमारी साइन के बीच, इसको बोला जाता है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चे 2 पाई और एफ। इट मीन्स हम अपनी इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, वीएम साइन 2 पाई एफ टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके जो पीछे हमारे क्या आएंगे, यूनिट आएंगे, वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चे, इंस्टेंटेनियस लिखा होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारी ये जो ओमेगा है अपने अंदर एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को छुपा के रखेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास, चलो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे 100 साइन 314 टी, सबसे पहले हमें, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो साइन से पहले ये जो हमारी वैल्यू जो भी उसने गिवन होगी, तो वो वैल्यू क्या होती है बच्चे, सबसे पहले जो हमने फाइंड किया, हमने क्या फाइंड किया कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी है बच्चे, यहाँ पे 100 वोल्ट। एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। दूसरी, अगर हमें आरएमएस और एवरेज कैलकुलेट करनी है तो इसी से कैलकुलेट करेंगे ना। आरएमएस वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसका 70% मींस आ जाएगा 70.7 वोल्ट। इसको डिवाइड करेंगे हम √2 से, आरएमएस निकालने के लिए 100 डिवाइड बाय √2 करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.07। और यहाँ पे, सॉरी मैं V लिखूंगा यहाँ पे बच्चे, V लिखना था क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है तो V आरएमएस लिखा जाएगा। और अगर हमें V एवरेज, अगर हमारे इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय पाई, तो वो आपका आ जाएगा 63.7 वोल्ट। ये बात क्लियर होगी। अब अगर हमें निकालनी है बच्चे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो देखो साइन और टी के यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है हमारी साइन और टी के अंदर, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे आपको बताया था बच्चे, ये देखो। तो इट मींस साइन और टी के अंदर ये जो वैल्यू इसने छुपा के रखी है, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी बच्चे। किस तरीके से, देखो ये वैल्यू है हमारी ओमेगा, मींस हम देखो पुट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, जब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन के लिए देखो 2 पाई और एफ हो गया हमारा, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है हमारी बच्चे 314 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय बच्चे एफ की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है अभी। तो हम f को निकालने के लिए ये दोनों को इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चे 314 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3.14। तो यहाँ से जो हमारी, इसको काटने के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो बन जाएगी बच्चे 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी फ्रीक्वेंसी है जो वो 50 हर्ट्ज है बच्चे, क्या इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलरली फॉर दिस इक्वेशन। तो क्लियर होगी बच्चे बात। तो ईएमएफ इक्वेशन से आपने कभी भी घबराना नहीं है। जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन होती है वो आपको बताती है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। अगर आप पूछोगे कि ये साइन क्यों लगा होता है, साइन लगने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो हमारी वेव होती है बच्चे, इसकी जो शेप होती है वो साइन वेव बोलते हैं इसको। अगर साइन वेव के बारे में आपने कुछ भी देखना है तो वो भी वीडियो अपने, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स के लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती, तो वो पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हो। तो उसका लिंक ऊपर दिया गया है, तो पूरी साइन की इक्वेशन देखो आप, वहां पे आपको पता चल जाए कि साइन अगर हमने निकालना तो किस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर बच्चे बात। तो ये जो मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाने थे, इसके बाद डायरेक्ट आप चलते हैं बच्चे एमसीक्यूज की तरफ। तो चलो बीके मेहता का ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये आपको 5 नंबर दिख रहा होगा, पहले 4 क्वेश्चन इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। पांचवा क्वेश्चन, वैसे तो इस क्वेश्चन का भी एसी सर्किट्स के कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, मशीन्स का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट बताने लगा हूँ। इसने बोला है कि बच्चे 8 पोल का एक जनरेटर है, हमने 8 पोल बना लिए। देखो नॉर्थ साउथ, आपको ये पता ही है कि पहले एक जो नॉर्थ पोल होता है उसके अगला जो पोल होता है कंसेक्यूटिव पोल, वो हमेशा आपका साउथ पोल होता है। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ करके हमने टोटल पोल 8 बना लिए। अब इसने कहा कि अगर ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसमें नंबर ऑफ साइकिल कितने जनरेट करेगा। ठीक है बच्चे, तो आपको याद रखना है बच्चे कि ये जो आपकी एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई, ये कि ये पूरा हाफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी डिग्री चाहिए बच्चे, 180। ठीक है, 180 डिग्री। अगर इस कॉइल की मैं बात करूं, इसका ए पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है इसका बी पॉइंट, अगर ये एक पोल से लेके दूसरे पोल, नॉर्थ से लेके साउथ तक का ये जो डिस्टेंस अगर ये पूरा करता है, तो इस डिस्टेंस में जो टोटल हमारी डिग्री का
जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल डिग्री, वो आपकी 180 होती है। ठीक है बच्चे, तो 180 डिग्री आपका कितना साइकिल कंप्लीट करता है? आपका हाफ। तो पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें कितने कितने डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा? 160। तो वहां पे आपका 1 साइकिल कंप्लीट होगा। इट मींस जब आपकी कॉइल यहां से लेके यहां तक आएगी बच्चे, यहां तक आपका डिस्टेंस कवर करेगी, तब हमारे पास ये जो पूरा बन जाएगा, ये यहां तक आपका एक साइकिल बन जाएगा। इट मींस कितने पोल? 2 पोल। इससे पहले ये पहला पोल है और ये दूसरा, उसने कितने पोल? ये बच्चे यहाँ पे रिवॉल्व होगी, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, तब आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे। तो जब 2 पोल, उसने 2 पोल जंप किए, तब हमारा 2 पोल जंप करना मतलब एक पोल को जंप करना मींस बच्चे 180 डिग्री, 2 पोल्स को जंप करना बच्चे 360 डिग्री। तो 2 पोल जंप करने के बाद 360 डिग्री बनता है और हमारा जो साइकिल बनता है वो कितना बनता है? 1। अब दोबारा यहाँ पे आधा साइकिल और एक साइकिल, यहाँ पे दूसरा साइकिल बन गया ना। तो टोटल पोल कितने उसने जंप किए? 1 2 3 4, 4 पोल जंप किए और साइकिल कितने बने बच्चे? 2। तो यहां से आप एक रिलेशन देख रहे हो कि 2 पोल जंप करने के बाद एक साइकिल बन रहा है। उसके बाद यहां से जब इस ये जो आपका ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, जो एक सिरा, ये जो ए सिरा है, जब ए सिरा यहां से यहां तक जंप करेगा तो हाफ साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा, यहां तक हाफ साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा, यहां से यहां तक हाफ साइकिल, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। तो टोटल हाफ साइकिल हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल हाफ साइकिल हमारे कितने हुए बच्चे? 8। तो टोटल फुल साइकिल हमारे कितने हुए? 4। अगर मैं इसी के सीक्वेंस में लिखूं कि जब ये 8 पोल जंप करेगा तो हमारे साइकिल कितने बनेंगे बच्चे? 4। ठीक है बच्चे, तो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। तो 8 पोल का जनरेटर एक रेवोल्यूशन में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा? उससे आधे। एक रेवोल्यूशन में नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये फार्मूले मत याद करना यार, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बड़े फार्मूले हैं, फार्मूले याद करते रहोगे ना तब कुछ नहीं समझ आएगा। मेरी सजेशन आपको यही है कि आप ये कंसेप्ट को समझो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे इसने कहा है कि एक 10 पोल का जनरेटर है, 600 आरपीएम बना रहा है, तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसके लिए बच्चे हमारे पास एक फार्मूला होता है हमारा, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। हमें निकालना क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहां से हमारा क्या बना? NS इंटू P डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो देखो NS हमारा कितना है बच्चे? 600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल्स हमारे 10 और डिवाइड करेंगे हम 120। तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा आपका, ये थर्ड आंसर, ये सही है। क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो बच्चे, इसने कहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए? ओमेगा। तो V की जो इक्वेशन है वो है हमारी 20 साइन 157t। तो हमारी मेन जो इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चे? Vm साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी किस में छुपी होती है बच्चे? ओमेगा में। तो हमारा साइन और टी के अंदर जो भी होता है वो क्या होती है? हमारी ओमेगा होती है। तो हमारा ओमेगा, यहां से हमारा ओमेगा कितना आ गया बच्चे? 157 गिवन है। देखो, इतनी इक्वेशन में से देख के कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं। इतनी बड़ी इक्वेशन में से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना है? 157 उठाना है। तो 157 को पुट किसके इक्वल करना है? 2 पाई एफ के, 2 पाई एफ के। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेना बच्चे, इसके नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3.14। तो यहां से आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो 25 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर हुई? यहाँ एक काम करो, आप एक चीज तो याद कर लो, अगर ओमेगा 314 हो ना तो उसका आंसर 50 बनता है। पीछे भी हमने निकाल के देखा। तो आपको ये देखो ध्यान से, ओमेगा 314 से आधा है ना, 157 है ना, तो इट मींस फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? आधी होगी। तो एक दो वैल्यूज आप वैसे याद कर लो, क्योंकि पेपर में कई बार ना आपको टाइम आपका सेव करने के लिए, एक अगर इसको 314 की जगह पे ओमेगा आपका 628 हो, इसका दुगना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 100 हर्ट्ज। ठीक है, ये आप वैल्यू याद कर लो यार आप। ठीक है, धीरे धीरे आप आपकी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे एवरेज वैल्यू। तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वी एवरेज निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए बच्चे? Vm को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पाई से। यही फार्मूला है ना एवरेज वैल्यू का। तो हमारे पास 2 इंटू Vm कितना है बच्चे? मैक्सिमम। ये साइन से पहले जो भी हमारा होता है, देखो इस इक्वेशन में हमने देखा था कि साइन से पहले जो भी हमारा होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे हमारी? 100। तो यहाँ पे हम Vm की वैल्यू पुट कर लेंगे 100 और डिवाइड कर लेंगे इसको पाई से।
तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 63.7। तो आप एक चीज देख रहे हो जो मैंने पहले आपको कहा था कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपके क्वेश्चंस को होने में। अदरवाइज ये करते रहो आप कितने मर्जी क्वेश्चन, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कर लोगे आप। तो यहाँ पे इसने बोला है बच्चे 18th क्वेश्चन है आपके वीके मेहता का। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू साइन से पहले वाली ये वैल्यू क्या है बच्चे 200। तो यहाँ पे जो आरएमएस का हमारा फार्मूला है वो क्या लगेगा, वीएम डिवाइड बाय √2। तो √2 तो वीएम कितना है बच्चे 200 डिवाइड बाय √2। तो ये आपका बच्चे देखो अगर ये 100 होता तो हमारा कितना आता है बच्चे 70.7। मैं आपको वैसे ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर 100 की जगह पे 200 दिया है तो इट मीन इसका दुगना कर लो आप सीधा। तो इसका दुगना कितना आएगा बच्चे, ये चाहे आप सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी जैसे भी आपने करना है कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लो। या आप सीधा कर लो कि 100 के लिए आरएमएस वैल्यू होती है 70 और 200 के लिए आप 200 का कर लो 70%, कितना होता है बच्चे 141। क्लियर हुई मेरी बात। चलो नेक्स्ट ये देखो बच्चे, कहता आरएमएस वैल्यू ऑफ सिनुसॉइडल वेरिंग करंट इज डैश दैट ऑफ द एवरेज वैल्यू। कि आरएमएस वैल्यू आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है। आरएमएस वैल्यू हमारी होती है बच्चे 70% नियर अबाउट। ये होती है आपकी जो जो एवरेज वैल्यू है, ये आपकी कितनी होती है बच्चे 3%। तो बड़ी कौन सी हुई, आरएमएस वैल्यू क्या हुई बच्चे, ये तो बड़ी हुई ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका मोर देन। आरएमएस वैल्यू आपकी मोर देन होती है एवरेज वैल्यू से। ओके नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन आरएमएस वैल्यू बिकॉज। क्यों होता है बच्चे, क्योंकि वहां पे क्या दे आर इजीली डिटरमिन्ड, कैलकुलेशन बिकम नो। किसके लिए क्या किया था हमने, जो एक्सपेरिमेंट क्यों किया था बच्चे हमने एक्सपेरिमेंट ड्राइव, ताकि हम कंपेयर कर सके किसके साथ, डीसी के साथ। ओके जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म फैक्टर आ गया बच्चे। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला दोबारा फिर मैं रिपीट करने लगा हूं, देखो बोलो जी फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है बच्चे, अपने मन में आप याद कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देखो क्या होता है फार्मूला। क्या होता है फॉर्म फैक्टर का फार्मूला, हमने क्या लिखा था, पी के लिए हमने 3 चीजें लिखी थी, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला था आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज लिखी थी। तो वो कितना निकाला था बच्चे 1.11। अच्छा ये क्या था, याद करो बच्चे 1.411 क्या था ये था हमारा बच्चे पीक फैक्टर। ये था हमारा पीक फैक्टर, याद करते रहो इसको। चलो नेक्स्ट वैल्यू, अब ये देखो इसमें थोड़ी सी एक चीज देखो कि 200 वोल्ट सिनुसॉइडल पीक टू पीक इज कनेक्टेड टू एसी वोल्ट मीटर। कि पीक टू पीक, अभी पीक वैल्यू तो हमें पता है ना क्या होती है। तो पीक टू पीक क्या हुई, पीक देखो ये हमारे पास एक वेव है। तो यह ये एक तो होती है बच्चे पॉजिटिव पीक, एक होती है हमारी नेगेटिव पीक। तो अगर इसने बोला है पीक टू पीक, इट मींस बच्चे हमारी यहां से लेके यहां तक जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी 200। बट हम जो वैल्यू लेते हैं हमारी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, जो आरएमएस निकालने के लिए, तो वो हम सिर्फ इतनी लेते हैं, 0 तक लेते हैं हम। नेगेटिव वाला पॉइंट जो बीच में इंक्लूड नहीं करते। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई बच्चे, टोटल वोल्टेज 100। तो अगर ये 100 है तो इट मीन हमारे पास आरएमएस, अभी हमारे पास जो वीएम हमारी यहाँ से निकली तो वो कितनी आई बच्चे 100 वोल्ट। ठीक है, तो पीक टू पीक से इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पहले। तो वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर ने क्या रीड किया, तो आपको याद करना है बच्चे, जब एसी वोल्ट मीटर जो हमारे रीड करते हैं वो आपकी आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अब याद कर लो आप, अगर वोल्ट मीटर बात करें एसी क्या पढ़ता है, तो वो पढ़ता है आरएमएस। एक चीज आप याद रखना, अगर उसने रेक्टिफायर टाइप कहा हो, रेक्टिफायर टाइप, ठीक है, यहाँ उसने कहा हो डीसी मीटर, तो रेक्टिफायर टाइप जो होते हैं आपके वो पढ़ते हैं बच्चे एवरेज वैल्यू। एसी की एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे वो, याद करना है इसको, याद रखना ठीक है। तो इसमें जो 100 का जो आरएमएस वैल्यू आती है वो कितनी आएगी बच्चे 70.7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द एवरेज वैल्यू ऑफ सिनुसॉइडल करंट इज 100 एम्पेयर। 100 एम्पेयर एवरेज वैल्यू है, इसकी हमें आरएमएस वैल्यू पता करनी है। पहले हम क्या करते थे कि हमें पता होती थी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू से तो कैलकुलेट हो जाते थे। अब इसका 2 मेथड है। पहला मेथड है आपका, या तो एक काम करो, इस ये जो आपकी एवरेज वैल्यू दी गई है, इस एवरेज वैल्यू से आप निकाल लो बच्चे मैक्सिमम वैल्यू। कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 2, आपका एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है बच्चे 2 वीएम बटे पाई। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, एवरेज वैल्यू को इसकी साइड लेके जाएंगे, पाई एवरेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। या तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो और उसके बाद उसको √2 से डिवाइड कर देना, आपके पास आ जाएगी आरएमएस वैल्यू। या एक तरीका और देखो, अभी हमें पता है कि कोई ऐसा फार्मूला जिसमें हमें आरएमएस और एवरेज का कोई रेशो दी गई हो, वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर याद है, फॉर्म फैक्टर क्या था बच्चे, आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज। तो ये इक्वल किसके था बच्चे 1.11 के। ठीक है, अब यहां से हमें ये भी पता है, ये भी पता है, एवरेज ये निकालनी है। तो यहां से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, हमें ये 2 स्टेप करने की, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी है, इट मींस हमें एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 1.11 से। हमें एवरेज वैल्यू को 1.11 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो एवरेज वैल्यू हमारी कितनी है बच्चे 100 और 1.11 से जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चे 111 एम्पियर। ओके जी, चलिए ज्यादातर जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो इक्वेशन थी वही दी गई थी कि वीएम साइन ओमेगा टी गिवन था। पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जेवी गुप्ता में से उठाया है इस क्वेश्चन को हमने। यहाँ पे देखिए बच्चे, इसने ये तो है बच्चे 4 cos ओमेगा टी है जो आपका, ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, ठीक है। बट इसके प्लस में ना ये अलग से 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कभी भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दी गई हो, इसका एक पैटर्न होता है बच्चे प्रॉपर, कि मान लीजिए आपको लिखा है 4 + 3 sin ओमेगा टी। तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर हमें ये वाला गिवन हो। ये जो इसके आगे प्लस के आगे जो भी आपको दिया गया होगा, इसको बोलेंगे हम डीसी ऑफसेट वैल्यू, डीसी ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चे, कई बार क्या होता है कि हम डीसी को कन्वर्ट करते हैं ना जब एसी में, या एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तब हमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जो वो डीसी का बच जाता है। तो ठीक है बच्चे, ये तो क्लियर हो गया ना कि दो चीजें होती है आपकी, एक डीसी ऑफसेट होता है, एक आपका एसी होता है। तो इस डायग्राम में हमारे पास डीसी ऑफसेट क्या है हमारा, ये वाला, और एसी वैल्यू हमारी मैक्सिमम ये है। तो ये जो 3 है हमारी डीसी, ये कहां से कहां तक होगी बच्चे, इसमें ये डायग्राम में यहां तक है। ये है हमारा 3 ये क्या दिया है हमें, वोल्टेज दिया है ना, यूटी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं पता, वोल्टेज है ना, आंसर से पता चल रहा है। तो ये हमारा है 3t, यहाँ पे हमारा ये है हमारा 3 वोल्ट। और ये जो एसी की वैल्यू है यहाँ पे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा बच्चे 4 वोल्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चे, इन दोनों को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसको ये जो डीसी की वैल्यू होती है, इसका आरएमएस पीक और एवरेज ये सेम होती है, बट जो हमारे पास एसी होता है उसकी आरएमएस हमें पता है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बच्चे हमें स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में सबसे पहले लिखनी पड़ेगी ये वाली डीसी की वैल्यू, डीसी को डायरेक्ट लिख के हम इसका कर देंगे स्क्वायर यहाँ पे, और प्लस अब ये जो आपका 4 है हमारी एसी वैल्यू, तो एसी का हमें आरएमएस लिखना पड़ेगा। तो 4 डिवाइड बाय √2। अगर मान लीजिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू आपसे पूछता कि एवरेज वैल्यू बताओ आप, है ना, उस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम लिखते 2 VM, मतलब 4 डिवाइड बाय पाई। ओके, तो इसको हम बच्चे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पे 4 को करेंगे 4 16 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा बच्चे यहाँ पे आएगा √17 आ जाएगा। तो देखिए √17 हमारा ये वाला आंसर सही है बच्चे, ये वाला। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए, इसमें कहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इन ए वायर व्हिच कैरी ए डीसी करंट ऑफ 10 एम्पीयर। तो इट मीन इसको पहले हम इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 10 क्या है हमारा डीसी, तो 10 को अलग लिखेंगे हम, और आगे कह रहा है कि सिनुसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पीक वैल्यू ऑफ 20, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चे 20 साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही हम पहले रूट लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे बच्चे, स्क्वायर रूट के बाद 10, क्योंकि हमारी डीसी है तो 10 को तो इस तरीके से लिख देंगे, इसका तो स्क्वायर सीधा हो जाएगा, प्लस 20 को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे √2 से, और इसका करना पड़ेगा बच्चे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया यहाँ तक कि 100 + 200 आ गया आपका। इसके बाद बच्चे मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूं, मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 300, √300। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बच्चे 3 × 100। अब जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 100 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे बच्चे, वो क्या आ जाएगा हमारा 10, तो हमारा बाहर निकल जाएगा, अंदर हमारा रह गया बच्चे कितना, √3। तो जो √3 की जो हमारी वैल्यू होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। √2 की होती है 1.414, और √3 की होती है 1.732। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चे 17.232। ये आपका वोल्टेज में ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका बी आंसर सही है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज डैश फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चे, वैसे जो एसी सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट करेंगे तब उसमें आपको रिएक्टेंस को समझाऊंगा, पहले तो होती क्या है उसको बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे सारी जिंदगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ कि रिएक्टेंस हमारी 2 तरह की होती है। हमारी जो रिएक्टेंस होती है, एक्सेल नहीं आएगा इसके अंदर, ये सिर्फ एक्स है, यहाँ पे एक्सेल नहीं आएगा बच्चे, ये सिर्फ एक्स है। एक्स को हम बोलते हैं बच्चे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होती क्या है, चेंज इन अपोजिशन इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट। ये 2 तरह की होती है बच्चे, एक्स एल होती है एक आपकी, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक होती है बच्चे आपकी एक्स सी आपकी होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटर अपोजिशन देता है वोल्टेज को। तो एक्सएल का फार्मूला जो होता है बच्चे, वो होता है हमारा 2πfl, या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा एल। इसमें देखो जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बच्चे क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह पे उसने पूछा होता वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, तो वो हम लिखते 1/2 पाई FC। तो यहाँ से ये हमारी क्या होती है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तब हमारा XC के लिए ये आंसर सही था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, EMF इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी है बच्चे, करंट की इक्वेशन दी है, और हमसे पूछा है द टाइम पीरियड टू जनरेट 2 साइकिल्स। हमें निकालना है बच्चे टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड निकालना है। जो टी बड़ी टी होती है बच्चे, वो हम डिनोट करते हैं कि 1 साइकिल का टाइम पीरियड होता है हमारा, कि 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए हम टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है बच्चे 2 साइकिल्स का टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी हम टाइम में बात करेंगे, अगर हमें टाइम की कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बच्चे उस वेव की फ्रीक्वेंसी। उस वेव की फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता होगी, तो हमें पता है कि टी की जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f। तो अगर हमें f पता चल जाए तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा, यहाँ से ओमेगा से निकल दिया ना फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया था। तो यहाँ पे जब भी ओमेगा, जब हमें 314 दिया हुआ होता है, तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आती है कितनी आती है बच्चे, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। तो इट मींस बच्चे, अगर हम एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालें, एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालें, तो वो कितना आएगा बच्चे, वो आएगा t इज इक्वल टू 1/50। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है 2 साइकिल, यहाँ तक है हमारा एक साइकिल, दूसरा साइकिल हमारा यहाँ तक होगा, कहीं भी यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक है। तो टाइम पीरियड जितना एक साइकिल को बनने में लगेगा, उतना टाइम ही हमारा दूसरे को बनने में लगेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इट मींस दुगना टाइम लगेगा। इट मींस, या फिर आप एक काम करो, जितने साइकिल, एक ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है हमारा एक साइकिल का। हमें क्या निकालना है, 2 साइकिल का। तो दुगना हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे एक साइकिल के टाइम पीरियड को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2/50। अब यहाँ पे देखो ये आ गया ना हमारा 2/50 आ गया। अब या तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आंसर है वो पॉइंट्स में दिए गए हैं। अगर पॉइंट्स को सॉल्व करना हो तो बच्चे देखो, या तो आप, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एक ट्रिक बताने लगा हूं मैं आपको। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 अंदर रखेंगे, ठीक है बच्चे, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 50 से। फिर ये जाएगा नहीं, ये पहले पॉइंट लगाएंगे। या तो इस तरीके से कर लो, या बच्चे देखो सीधा जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है वो क्या है, कि हमें किसी तरीके से नीचे हमें यहाँ पे 0 बना लेनी है। मतलब या तो 100 बना लो, या 1000 बना लो, या 10 बना लो। तो यहाँ पे नीचे 50 की जगह पे हमें 100 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। तो यहाँ पे आ गया, ये बच्चे आ गया 4 डिवाइड बाई 100। तो 2 अगर 0 है तो हमें क्या पता है कि 0.04 सेकेंड बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.04 सेकेंड। ओके, अगर मान लीजिए इसने कहा होता कि यहाँ पे हाफ साइकिल का टाइम पीरियड निकालो, यहाँ तक, तो हमें पता है ये हमारा, ये जो हमारा होता है, ये हमारा टाइम था बच्चे कितना, ये हमारा टाइम पीरियड कितना था, 1/50। तो अगर आधे साइकिल का हमें टाइम पीरियड निकालना होता बच्चे, तो हम क्या करते, 1/50 का भी हाफ करते, 1/50 को डिवाइड कर देते बच्चे 2 से। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1/100 आ जाएगा। तो इट मीन जो हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ वो कितने टाइम में हुआ, 1 डिवाइड बाय 100 सेकंड में कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चे, चलो तो यहाँ पे आपका पता चल गया आंसर, ये है आपका आंसर, ये 0.04 सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ हमें एक वेव दी गई है पूरी की पूरी आई की, 10 sin 314t, मेयरिंग टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। मींस अगर हम, जब हमारा टाइम पीरियड 0 होगा, यहाँ पे, यहाँ से अगर हमने मेयर करना स्टार्ट किया, तो the time taken by the current to reach 10 वोल्ट फॉर द सेकंड टाइम। बच्चे ये देखो, ये क्वेश्चन देखने वाला है कि सेकंड टाइम जब प्लस 10 वोल्ट अचीव करेगा तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है हमें। तो सबसे पहले तो पहली जो इसकी अचीवमेंट है, जो पहली जो 10 वोल्ट ये अचीव कर रहा है बच्चे, कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहली मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, 10 वोल्ट बोला है ना, यहाँ पे देखो बच्चे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10। इट मीन ये पहली जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली, ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है ये। सबसे पहले जब भी हमें टाइम पीरियड निकालना होता है, तो हमें पता होनी चाहिए बच्चे फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकलेगी हमारी यहाँ से 314। तो यहाँ से जब भी हमारी ये होती है 314, तब हमारी फ्रीक्वेंसी आती है बच्चे कितनी, 50 हर्ट्स। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चे 50 हर्ट्स। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए पूरा टाइम, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा टाइम लगाया है,
इस वेव को कितना टाइम लगा है, वो हमारा कितना लगा है बच्चे 1/f मीन्स 1/f मीन्स 1 फ्रीक्वेंसी 1/50। तो यहाँ तक हमारे हो गए 1/50 सेकंड। और यहाँ तक हमारे बच्चे कितने टाइम हुआ, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये जो टाइम पीरियड हुआ बच्चे, ये आपका आ गया इसका आधा, है ना, आधा टाइम पीरियड लगा ना। यहाँ से इस पूरी ये जो एक्स एक्सिस पे ये लाइन है, इसका आधा यहाँ पे बनता है। तो हमारी वेव जो है, हाफ वेव कितने टाइम में कंप्लीट हुई बच्चे, 1 इसका हाफ कर लो 1/100 में। और अगर मैं इसका भी आधा करूं 1/100 का, तो यहां से लेके यहां तक मेरी वेव कितने टाइम में कंप्लीट हुई बच्चे, 1/200। ये बात समझ रहे हो आप? मैं हर बार क्या कर रहा हूं, अपने टाइम पीरियड को हर बार डिवाइड कर रहा हूं 2 से, आधा कर रहा हूं उसका। क्यों कर रहा हूं, ताकि क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये एक्स एक्सिस, इसको भी मैं आधा कर रहा हूं ना, ये वाला यहाँ पे देखो। तो जैसे जैसे टाइम आधा होता रहेगा, मेरे पास उसकी जो वेव भी आधी होती रहेगी ना। तो बट इसने पहला, अगर मेरे से पूछता वो कि पहला 10 वोल्ट कितने टाइम में अचीव किया, तो वो मेरा आंसर होता है 1/200 सेकंड। बट अभी हमें निकालना है बच्चे क्या, अभी हमें निकालना है कि दूसरा दूसरा कब आएगा, जब ये पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद दोबारा एक वेव बनेगी हमारी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे ये जो हमारा वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका टाइम पीरियड देखना है कि कितना है। यहाँ तक तो हमें पता है ना। अगर हम 1/50 में ये वाला टाइम पीरियड जोड़ दें, तो हमारा टोटल टाइम निकल आएगा ना ये वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 150। और जो वेव का 1/4 साइकिल होता है ये वाला, इसको टाइम पीरियड कितना लगता है बच्चे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, देखो 1/200। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, ये बच्चे 1/200। अगर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पूछता आपसे कि वेव कितने टाइम में कितना टाइम लगा, 1/200। ठीक है, इसी तरीके देखो 1/200 और इसका टाइम पीरियड कितना है 1/200 मीन्स चौथा हिस्सा जो वेव का होता है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट हो, तो हमारा कितने टाइम में बनती है वो 1/200 में। ये भी हमारी 1/200 में बनी। ठीक है। अगर आप इन चारों को जोड़ोगे, एक बात देखो आप ध्यान से, अगर आप 1 2 3 4 इन चारों को जोड़ोगे आप 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1 बटा, ये आपका एप्टीट्यूड का सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चे। इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे, आप 200 एलसीएम लोगे, ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, कितना आ गया 1/50 आ रहा है ना। तो देखो ये आ गया ना, जोड़ के सारा यही आ गया ना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बच्चे ये वाला टाइम पीरियड जोड़ना है अगर हमें आंसर निकालना है। तो हम क्या जोड़ेंगे, एक पूरे साइकिल का टाइम पीरियड 1/50 प्लस चौथे साइकिल का, और चौथे साइकिल का कितना 1/200। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आया बच्चे, क्या आया हमारा 200। ओके, अब 200 के बाद यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा बच्चे बना ये 5/200। तो अगर हम 5 को इससे कट करेंगे तो आ जाएगा बच्चे 4 मीन्स 1/40। अब देखो यहाँ पे हमारा आ गया बच्चे 1/40। अगर हम क्वेश्चन इसके आंसर में देखें तो हमारा पॉइंट्स में है। तो पॉइंट्स में निकालने के लिए हमें नीचे क्या बनाना है बच्चे, हमें नीचे बनाना है 100 बनाना है। तो 40 को किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। 2.5 जी अपनी तरफ से स्टेप करने लगा हूं मैं। अब आपको अपनी तरफ से देखना है, वैसे आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा नीचे बन गया बच्चे 100, ऊपर आया हमारा 2.5। तो 2.5 को 2 पॉइंट छोड़ के 2 पॉइंट हिस्सा देंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे ये वाला पॉइंट, क्योंकि नीचे 100 है। तो हमारा आ जाएगा बच्चे 0.025 सेकंड। तो ये हमारा आंसर है, आप देख लो यहाँ पे, ये रहा बच्चे, देखो 0.02 सेकंड, ये रहा बच्चे, ये थर्ड आंसर। तो क्लियर हुई बात मेरी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उसने, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, मान लीजिए उसने कहा होता कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है नेगेटिव, वो कितने टाइम बाद अचीव होगा। तो इट मीन हमें टाइम कितना निकालना है बच्चे, यहां से लेके जीरो से लेके हमें टाइम निकालना है 1 यहाँ पे यहां तक का। तो हमें कितना टाइम निकालना है बच्चे, ये वाला, ये पूरा टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, अब पूरे पूरे साइकिल का हमें पता था कितना आएगा, ये तो पता ही है ना हमें कि ये, क्योंकि अगर 50 हर्ट्ज है तो ये आएगा हमारा 150। ओके बच्चे, और 150 से अब हम ये जो 1/4 हिस्सा होता है आपकी वेव का, वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 1/50 में पूरा साइकिल बना। हाफ साइकिल आपका बना बच्चे कितने में, 1/100 में। और उससे भी हाफ साइकिल आपका बनेगा 1/200 में। तो आपको क्या करना है बच्चे, 150 में से जो 1/4 हिस्सा होता है, ये वाला ये कितना है 1/200। तो आपको इस पूरे हिस्से में से इसे माइनस कर देना है, आपके पास कौन सा बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा बच्चे, यहां से लेके यहां तक बच जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, 1/50 माइनस 1/200। तो एलसीएम वही 200 आ गया हमारा। तो ऊपर आया बच्चे 4 माइनस यहाँ पे आया 1, तो 3/200 आ गया बच्चे।
ठीक है, इसको हम आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है बच्चे? तो जो बाकी एक टॉपिक इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे, उस वीडियो में हम फेज़ डिस्प्लेसमेंट जो आपकी होती है, जो आपको फेज़र नहीं दी होती, कई बारी क्या होता है, आपके पास वीएम की वैल्यू दी गई होती है, वीएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और वी2 की वैल्यू दी गई होती है आपको वीएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 और आपसे पूछता है वो जहाँ पे या तो फेज़ डिस्प्लेसमेंट पूछता है ना? और जहाँ आपसे वो पूछता है कि टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करो। अब 2 वोल्टेज को 1 वोल्टेज कैसे बनाएँगे, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इन सब क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।